नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देनी होगी ब्रांड प्रमोशन की पूरी जानकारी, नहीं तो लगेगा 50 लाख तक जुर्माना। गाइडलाइंस जारी, सीएनबीसी आवाज की खबर पर मोहर। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में बिकवाली, सेंसेक्स निफ्टी करीब आधा % गिरकर बंद। एफएमसीजी, मेटल, रियल्टी में गिरावट, फार्मा, इंफ्रा, ऑटो में दबाव, बैंकिंग, पीएससी स्टॉक्स में हल्की तेजी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के आ जाएंगे तीसरी तिमाही के नतीजे, लगभग 0.25% बढ़कर 17,100 करोड़ रह सकता है कंसोलिडेटेड मुनाफा। आय में भी करीब 10% की ग्रोथ मुमकिन। कब किस रूट से और किस ट्रक से होगी माल ढुलाई, प्रोडक्शन करने वाली कंपनी को मिले ये तय करने का अधिकार। ट्रक यूनियन करता है मनमानी, हिमाचल सरकार को अदानी सीमेंट ने दिए सुझाव। जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट पीटी उषा से भी लगाई गुहार। कल रात खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से हुई थी बातचीत। को पैसेंजर पर यूरिनेशन केस में एयर इंडिया पर लगा 30 लाख का जुर्माना। फ्लाइट डायरेक्टर को भरनी होगी 3 लाख की पेनल्टी। पायलट का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड, डीजीसीए का फैसला। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को एक और ताज, दुनिया के टॉप सीईओ की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंचे। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के सीईओज को पछाड़ा। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स ने जारी की टॉप 10 लिस्ट। कब किस रूट से और किस ट्रक से माल ढुलाई होगी, ये तय करने का अधिकार ट्रक यूनियन को नहीं बल्कि प्रोडक्शन करने वाली कंपनी को मिलना चाहिए। हिमाचल में माल ढुलाई में आ रही परेशानी दूर करने के लिए अदानी सीमेंट ने सरकार को कुछ ऐसे ही अहम सुझाव दिए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, बताइए अदानी सीमेंट की तरफ से क्या क्या सुझाव दिए गए हैं? देखिए, दरअसल सुझाव ये दिए गए हैं कि कब किस रूट से माल की ढुलाई की जाए ये ट्रक यूनियन तय न करे, बल्कि जिसका सामान जा रहा है प्रोडक्शन वाली कंपनी का, वो इसे तय करे। इतना ही नहीं, किस क्षमता वाले ट्रक को लगाना है, किस तरह के ट्रक को लगाना है, कितने ट्रक को लगाना है, ये अधिकार भी ट्रक यूनियन के पास ना हो। ये जिस कंपनी का माल ढुलाई होनी है उसको ये अधिकार मिले। इन सब से आगे हटकर अदानी सीमेंट ने सरकार को और भी सिफारिश की है। उन्होंने ये कहा है कि अंबुजा और एसीसी में जो तैनात अतिरिक्त ट्रक हैं उनको हटाया जाए, क्योंकि जरूरत है सिर्फ 505 ट्रक की और तैनात है वहां पे 3,311 ट्रक। साथ ही साथ अदानी सीमेंट ने हिमाचल सरकार को दिए सुझाव में यह भी कहा है कि जो हिमाचल में जो ट्रक हैं या फिर इंडस्ट्री में ट्रक लगाए गए हैं उनमें अब नए ट्रक को जोड़ने पर तत्काल रोक लगाई जाए। भाड़ा तय करने के लिए सालाना 50,000 किलोमीटर को आधार बनाया जाए। अभी क्या होता है कि ट्रक यूनियन अपने हिसाब से भाड़ा तय करते हैं, अपने हिसाब से ट्रक का डिप्लॉयमेंट तय करते हैं। इसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान होता है इंडस्ट्री को, ऐसा आरोप लगाया गया है। और इस नुकसान की वजह से अदानी के 2 प्लांट को वहां बंद करना पड़ा, वहां लोगों को ले जाना पड़ा दूसरी जगह। इतना ही, दूसरे सामानों की माल ढुलाई में भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। इसी दिक्कत को देखते हुए ये सिफारिश की गई हिमाचल सरकार से। ओके, चलिए, शुक्रिया आपका लक्ष्मण ने डिटेल्स बताने के लिए। तो अदानी सीमेंट का तो काम अफेक्ट हुआ ही है और इसीलिए सुझाव कुछ दिए गए हैं। सरकार को अब देखना होगा कि मैटर कितना सॉर्ट होता है। और सीएनबीसी आवाज की खबर पर मोहर लगी है। सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर शिकंजा कस दिया है। अब इन्फ्लुएंसर्स को किसी ब्रांड या प्रोडक्ट का एंडोर्समेंट करते वक्त पूरा डिटेल देना होगा। ऐसा ना करने पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। इसके लिए कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन पर हमारे संवाददाता सी मनचंदा ने बात की कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी से। सर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए गाइडलाइंस लेकर के आए हैं, क्या कहती हैं ये गाइडलाइंस? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जो गाइडलाइन है उसके तहत ये प्रावधान है कि अगर किसी ने कोई फीस या पैसा लेकर या किसी अन्य मटेरियल कनेक्शन के तहत कोई एंडोर्समेंट सोशल मीडिया में किया है तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये इसका जो मोटा मोटा सिद्धांत है कि इफ़ यू हैव टेकन मनी यू हैव टू डिस्क्लोज इट ऑन द सोशल मीडिया इटसेल्फ। सर, मनी के अलावा बाकी कोई कंपनसेशन ले रहा है, बार्टर ले रहा है या फिर कोई और फेवर ले रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने। द वर्ड यूज्ड इन द गाइडलाइन इज मटेरियल कनेक्शन। कोई आपको वस्तुएं भी दे सकता है, कोई आपको कंपनीज के शेयर भी दे सकता है,
तो अगर आपने किसी अन्यथा प्रभावित होकर किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स किया है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि ग्राहक के सामने उसको डिस्क्लोज करें, ये इसका सिद्धांत है। सर कार्रवाई कैसे हो पाएगी? इनको बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। बिल्कुल सही आपने कहा, बहुत बड़ा ये डोमेन है, पर जब ये अथॉरिटी की नॉलेज में आएगा, जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, तो उसके जो उनके रेगुलेशंस हैं उसके कानून के तहत वो एक्शन ले सकते हैं। वो पेनल्टी भी लगा सकते हैं, वो एंडोर्सर्स को कुछ समय के लिए मना भी कर सकते हैं कि आप एडवर्टाइजिंग इस तरह की ना करें क्योंकि आप रिपीटेड ऑफेंस कर रहे हैं। सर पेनल्टी कितनी लग सकती है और एक बार लगेगी, 2 बार लगेगी, कितनी बार, कितना क्वांटम? पेनल्टी तो हर ऑफेंस पर लगती है और उसमें सीसीपीए की गाइडलाइंस में अप टू 10 लाख का प्रावधान है, बट रिपीटेड ऑफेंस में उसको बढ़ा भी सकते हैं और जो पीरियड है उसको भी वो बढ़ा सकते हैं कि किस आपको प्रतिबंधित किया जाता है इसको करने से। अच्छा, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर इसके अंदर इंक्लूड होंगे या फिर एक सेबी अलग इसके ऊपर काम कर रहा है, वो अलग गाइडलाइंस होंगी? तो ये तो जनरल गाइडलाइंस हैं, इट कवर्स ऑल सेक्टर्स, और आपने सही कहा जो सेबी की गाइडलाइंस हैं वो इसकी हार्मोनी में होंगी ताकि दोनों में कोई डाइवर्जेंस ना हो। सर आखिरी सवाल, आज से लागू हो जा रही है गाइडलाइंस? आपसे इम्प्लीमेंट हो जाएंगी? आज से लागू हो गई हैं गाइडलाइंस। ठीक है सर। और आज शाम 5:57 पर इसी विषय पर होगा हमारा कंज्यूमर अड्डा। इन्फ्लुएंसर जरा संभल कर जरूर देखिएगा। और एयर इंडिया की फ्लाइट में को पैसेंजर पर यूरिनेशन के मामले में सिविल एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने एयरलाइन पर बड़ी कार्रवाई की है। डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। किसी भी एयरलाइन पर लगने वाला ये अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है। साथ ही फ्लाइट के मुख्य पायलट का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। कंपनी के इन फ्लाइट सर्विस डायरेक्टर पर भी 3 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। एक दिन पहले ही एयर इंडिया ने मामले के मुख्य आरोपी शंकर मिश्रा को 4 महीने के लिए नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया था। ये मामला 26 नवंबर 2022 का है, जब महिला ने एयर इंडिया के यात्री द्वारा बदसलूकी और समय रहते एक्शन न करने और समझौता कराने का आरोप लगाया था। और अब बात मार्केट अपडेट की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में बिकवाली रही। सेंसेक्स निफ्टी करीब आधा % गिरकर बंद हुए। सेंसेक्स 237 अंक गिरकर 60,622 पर क्लोज हुआ। निफ्टी 80 पॉइंट गिरकर 18,028 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में बिकवाली रही। सबसे ज्यादा गिरावट एफएमसीजी, मेटल, रियल्टी स्टॉक्स में रही। फार्मा, इंफ्रा, ऑटो स्टॉक्स में दबाव रहा। वहीं बैंकिंग, पीएससी स्टॉक्स में हल्की तेजी देखने को मिली। और एमसेक्स पर आज फिर सोने ने नया हाई बनाया है और भाव 56,850 प्रति 10 ग्राम तक जहां पहुंचे हैं। कॉमेक्स पर भी सोने का भाव 11 महीनों की ऊंचाई पर जहां पहुंचा है। सोने में लगातार 8वें हफ्ते इस तरह का उछाल देखने को मिल रहा है। सिर्फ जनवरी में सोना करीब 3.25% महंगा हो चुका है। जानकार बता रहे हैं कि डॉलर में लगातार दबाव से सोने की कीमतों को सपोर्ट मिला है। इसके अलावा निवेशक महंगाई के चलते हेजिंग भी कर रहे हैं, इससे भी सोने को सपोर्ट मिला है। और देश में 10 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट है, मतलब कि देश की स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री 10 करोड़ निवेशकों को शेयर बाजार से जोड़ के रखती है। एवरेज रोजाना 1.5 लाख करोड़ का कुल वॉल्यूम बाजार में होता है। ब्रोकिंग इंडस्ट्री की भी इस बजट से उम्मीदें हैं। क्या है ब्रोकर्स की मांग? संवाददाता केतन जोशी ने की बात। क्या मांगे है आपकी प्रमुख? સૌથી મોટામાં મોટા देखने जाओ तो आप जो कैपिटल मार्केट में जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो डिविडेंड एक कॉरपोरेट कंपनी है, समझ लो कि वो 25% टैक्स के स्लैब में आती है, 30% टैक्स स्लैब में आती है। तो वो कॉरपोरेट अपना टैक्स चुकाने के बाद जब शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, तभी उसको जितना डिविडेंड उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। उसके बाद शेयर होल्डर के पास जो डिविडेंड जाता है, यानी कि 10 लाख के ऊपर कोई भी इंडिविजुअल के पास जो डिविडेंड जाता है उसको भी उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये तो क्या हुआ, 1, 2, 3 जगह से टैक्स कटता है। कहीं देखा है वर्ल्ड में आपने? कोई भी कंट्री दिखा दो आज, अपनी डेवलप कंट्री और डेवलप कंट्री में ऐसा। ये तो सही में निकलना चाहिए इमीडिएट इफेक्ट से। अभी एक इंडस्ट्रियल स्टेटस होना चाहिए। स्टॉक मार्केट के जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं वो कैपिटल मार्केट का एक हार्ट है। उसको क्या है कि पूरा दर्जा मिलना चाहिए, ये अभी मिलता नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि एसटीटी जो 2004 में इम्प्लीमेंट किया गया था, वो 2004 में एसटीटी जब इम्प्लीमेंट किया था तब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स निकाल के किया गया था। आज अभी 2018 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगा दिया है, पर एसटीटी निकाला नहीं गया है। तो दोनों टैक्सेशन होना नहीं चाहिए, या तो एसटीटी होना चाहिए या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होना चाहिए। तो मैं वित्त मंत्री से ये गुजारिश करूँगा कि दोनों में से एक रखिए और एक निकाल दीजिए।
और बजट से मिडिल क्लास और बाजार की क्या है उम्मीदें, आज बजट अड्डा में इसे पर करेंगे चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात दावोस की। और दावोस पहुंचे केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ कर दिया है कि वोडाफोन को कर्ज या इक्विटी के तौर पर कैपिटल लानी होगी। अश्विनी वैष्णव ने सीएनबीसी टीवी 3 की मैनेजिंग एडिटर श्रीन भान से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि वोडाफोन में कैपिटल डाली जाए, इसको लेकर कंपनी के शेयर होल्डर्स से बातचीत जारी है। See, Voda needs capital. For capital to come in, capital has to come in either in form of equity capital or debt capital. Conversion is a non-cash transaction. Non-cash transaction is not going to bring capital. So what's important is that this is a very complex issue. I wouldn't like to comment more than this, but certainly we are engaged very closely with the current shareholders and make sure that there is enough capital is brought into the company so that it survives. Capital from the promoters, you mean? Yes. और भारत इस साल G20 की मेजबानी कर रहा है। भारत के 50 शहरों में 200 से ज्यादा G20 इवेंट होंगे। इस कड़ी में 22 जनवरी से गुजरात के गांधीनगर में B20 की मीटिंग हो रही है। B20 एक ग्लोबल बिजनेस डायलॉग फोरम होगा और इस बैठक में सरकार के प्रतिनिधियों के अलावा कॉर्पोरेट जगत के दिग्गज जुटेंगे और इसकी अध्यक्षता करेंगे टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन। क्या है इस मीटिंग की थीम और कैसी तैयारियां, बता रहे हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी। गुजरात में G20 की कुल 15 इवेंट आयोजित होने वाली है और पहली इवेंट 22 जनवरी को है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हम गांधीनगर में मौजूद हैं और यहाँ पर जोरों से तैयारियां चल रही है। G20 की पहली बैठक है, उनको B20 के नाम से जाना जाएगा और इनको चेयर कर रहे हैं टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन साहब। B20 में कई सारी ग्लोबल कंपनीज भी शामिल रहने वाली है और इस बार थीम रहेगा रेज, यानी कि रिस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल और इक्विटेबल। हम कह सकते हैं कि इंक्लूजन इकोनॉमिक ग्रोथ पर इस पर चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, G20 के शेरपा अमिताभ कांत और अंतर्राष्ट्रीय स्पीकर भी इसमें शामिल रहेंगे। अगर कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्री की बात करें तो संजीव बजाज, बाबा कल्याणी, संजीव पुरी, अनंत महेश्वरी, टीवी नरेंद्रन और शशि मुकुंदन जैसे लोग शामिल रहेंगे। देश और विदेश से कुल 500 लोग इस पूरी समिट में हिस्सा लेने वाले हैं और 3 दिन तक अध्ययन करेंगे। और हम कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन ने 2023 के साल को बाजरे का साल घोषित किया है, तो गुजरात का व्यंजन तो जो वैरायटी है उनको भी विदेशी मेहमानों को परोसा जाएगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंक्लूजन ग्रोथ के ऊपर पूरा थीम रहेगा और इस पर 20 देशों के प्रतिनिधि चर्चा करेंगे। केतन जोशी, गांधीनगर। और इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें चल वापस आते हैं। आप दे रहे हैं आवाज समाचार और जनता मंत्र पर धरना दे रहे पहलवानों ने आज भारतीय ओलंपिक संघ को चिट्ठी लिखी। आईओए के प्रेसिडेंट पीटी उषा को लिखे पत्र में उन्होंने कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जांच के लिए एक समिति बनाने की मांग की है। पत्र में ब्रजभूषण सिंह पर सेक्सुअल असॉल्ट, पैसों के हेरफेर और अयोग्य लोगों को बढ़ावा देने जैसे आरोपों को दोहराया गया है। आईओए ने बयान दिया है कि वो मामले की जांच के लिए जल्द कमेटी बनाएंगे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज खेल सचिव और एसआईए के डीजी के साथ बैठक बुलाई थी। बता दें कि जंतर मंतर पर अभी भी पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल 71,000 युवाओं को रोजगार मेले के तहत जॉब अपॉइंटमेंट लेटर बांटे। सरकारी विभागों और संगठनों में नई भर्तियों के लिए रोजगार मेले का आयोजन 2022 से किया जा रहा है। 2023 के पहले रोजगार मेले का आयोजन वर्चुअली किया गया। प्रधानमंत्री ने सभी लाभार्थियों से बात की और बता दें आपको कि 2022 से रोजगार मेलों में पीएम 1,47,000 नियुक्ति पत्र युवाओं को दे चुके हैं। रोजगार मेले में धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, हरदीप पुरी, अनुराग ठाकुर और अन्य वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहे।
और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को हाई कोर्ट के लिए 5 जजों की नियुक्ति के फिर से सिफारिश की है। साथ ही इनके नाम लौटाए जाने की आलोचना भी की है। कॉलेजियम ने कहा है कि सरकार की आपत्तियों पर विचार करने के बाद फिर से भेजे गए प्रस्तावों को लौटाना सही नहीं है। कॉलेजियम ने ये टिप्पणी दी 2 वकील अमितेश बनर्जी और साकेत सेन को कलकत्ता हाईकोर्ट में जज नियुक्ति करने की कॉलेजियम की सिफारिश लौटाए जाने पर की। कॉलेजियम ने तीसरी बार इनकी नियुक्ति को जल्द मंजूरी देने को कहा है। इसके अलावा सोमशेखर सुंदरसन और को बॉम्बे हाईकोर्ट, समलैंगिक वरिष्ठ वकील सौरभ कृपाल को दिल्ली हाईकोर्ट और आर जॉन सत्यन को मद्रास हाईकोर्ट में जज नियुक्ति करने की सिफारिश भी दोबारा भेजी है। और रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी के सिर एक और ताज सजा है। दुनिया के जाने माने ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में उनका नाम दुनिया के टॉप 2 सीईओ में शामिल किया गया है। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट और गूगल सीईओ के पीछे छोड़कर ये जगह बनाई है। नंबर 1 पर एनवीडिया के जेनसन हुआंग है। मुकेश अंबानी को यह सम्मान उनकी लीडरशिप और एग्जीक्यूशन क्षमता के लिए दिया गया है। उनकी लीडरशिप में रिलायंस भारत की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी है। और इधर रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी के घर में इस वक्त उत्सव सा माहौल है। कल उनके सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी की सगाई राधिका मर्चेंट के साथ हुई। जाते जाते आपको इसकी एक झलक के साथ छोड़ जाते हैं। It seems like we have a missing ring, but I think we have a surprise ring bearer. Can we please have our ring bearer come up?